नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। चंपावत के पूर्व विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया। कैलाश गहतोड़ी का निधन भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति है। कैलाश गहतोड़ी को आज नम आंखों से याद किया जा रहा है। कैलाश गहतोड़ी ने अंतिम सांस दून अस्पताल में ली। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के कई नेताओं और विपक्ष के नेताओं ने भी कैलाश गहतोड़ी के निधन पर शोक संवेदनाएं जताई। बीजेपी कैलाश गहतोड़ी के निधन पर पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति मान रही है। ये बहुत अपूर्णीय क्षति है और कैलाश गहतोड़ी जी हमारे कैलाश दा बहुत ही सरल थे, सहज थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। सरकारी काम अपनी जगह पर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के सुख में दुख में उनकी मदद के लिए आगे आना उनका स्वभाव था। और जिस पदों पर भी रहे वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा करी। चंपावत विधानसभा को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत बड़े सपने हैं, संकल्प हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। हम उन सभी कामों को अब भविष्य में आगे ले जाएंगे जो उन्होंने शुरू किए थे, जिन कामों को करना चाहते थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तराखंड के लिए, चंपावत के लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से क्षति है। मुझे हमेशा उन्होंने अपने छोटे भाई के जैसे, छोटे भाई के समान हमेशा मुझे माना, हमेशा मुझे स्नेह किया, हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब भी मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़कर मेरा साथ दिया। आज मन बहुत दुखी है कि अचानक इस प्रकार से हमको इस बात का बिल्कुल भी नहीं था कि वो हमारे बीच में से ऐसे चले जाएंगे। ये अपूर्णीय क्षति है, मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार वालों को, चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपावत क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे और उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की निधन की बहुत दुखद घटना की सूचना मिली है और इससे पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार दुखी है और भारतीय जनता पार्टी परिवार इस दुखी घड़ी में उनके परिवार के साथ है। और जिस प्रकार से उनका जो व्यक्तित्व रहा, बहुत सरल स्वभाव के धनी रहे और जनता के हितों को सबसे पहले उनके लिए महत्व देते थे वो। और उन्होंने चंपावत क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ करके चंपावत के विकास की भी बात उन्होंने रखी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुखद घटना और बहुत बड़ी सदमा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कैलाश गहतोड़ी जी के निधन की खबर हमको मिली, काफ़ी दुखद घटना है। उन्होंने लंबे समय तक समाज के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। उनका जाना एक राजनीति में वो स्थान तो कभी भर नहीं सकता, लेकिन हम कांग्रेस की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और वहाँ के उनके जो परिवार है उनको ये दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। भाजपा के पूर्व विधायक के आकस्मिक निधन से भाजपा संगठन में दुख की लहर दौड़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुर। आज एक और अपना राजनीतिक खोने का काम यहाँ पर किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का आज अंतिम निधन यहाँ पर हो गया। ये कहा जा सकता है कि दून अस्पताल में उनका अंतिम निधन हुआ। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लंबे समय तक जूझते रहे। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनका कामकाज यहाँ पर रहा, बीजेपी ने अपना एक और सीनियर नेता खोने का काम यहाँ पर किया है।
यही कैलाश चंद गैतोड़ी थे, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने का काम किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाने का भी काम उनकी तरफ से किया गया था। उनका जो राजनीतिक जीवन रहा वो चंपावत के विकास के लिए रहा। जिस प्रकार से उन्होंने जनता के हित की बात कही थी, पहाड़ के हितों की बात कही थी, तो सीधे तौर पर आज जनता उन्हें याद कर रही है। राज्य का हर आदमी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने का काम कर रहा है। कैमरामैन संजय साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। 4 जून को मतगणना होनी है, लेकिन चुनाव के बाद से ही लगातार विपक्ष ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। पहले पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी ईवीएम की सुरक्षा का डर सता रहा है। उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ सत्ता की नीयत पर भी संदेह जताया है। ईवीएम सुरक्षा में कई पहलू हैं और जहां ईवीएम रखी है उसके आसपास का एरिया 100% सीसीटीवी कैमरे के जद में होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी। और रायपुर में कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए हैं जो किस टीवी कैमरे के जद में आए हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि वो जो है कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास के क्षेत्र में है। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने निकायों में जन समर्थन जुटाने की मुहिम को शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि देहरादून निगम के सभी 100 वार्ड में जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में निगम की पोल खोलने का काम भी किया जाएगा। आने जा रहा है तो हमने एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को याद किया है कि क्या क्या उन्होंने वादे जनता के साथ में किए थे और वो वादे कितने धरातल पे उतरे हैं। वो सारे मुद्दों को लेकर हम जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जन समर्थन जुटाने का काम करेंगे। हम देहरादून के पूरे 100 वार्डों में जाएंगे और जनता से जन संवाद करेंगे और जो वादे इन्होंने किए थे। हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट थे विकेश नेगी जी, उन्होंने मेयर पे आरोप लगाया था कि जो उनकी संपत्ति आय से बहुत अधिक हो चुकी है, उसकी जांच की उन्होंने मांग करी थी, लेकिन आज तक उस पर कोई जांच नहीं हो पाई है। अगर कांग्रेस का कोई नेता होता और उसके खिलाफ दुनिया भर की एजेंसियां लगा दी जाती, ईडी लगा दी जाती, सीबीआई लग जाती, इंटेलिजेंस लगी जाती, उसको जेल के पीछे भेज दिया जाता। चुनाव आने जा रहा है तो हमने तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने हर क्षेत्र में तैयारी कर ली है। चारधाम यात्रा पर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के चेकअप पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। ड्राइवरों और कंडक्टरों का स्वास्थ्य विभाग नेत्र परीक्षण अलग से करेगा। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 6 नेत्र सहायकों की टीम बनाकर चेकअप करेंगे और चारधाम यात्रा की टीम रोस्टर वाइज ड्यूटी देगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मसूरी भट्टा ग्राम में ग्रोसरी की दुकान में शराब बेचे जाने का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध कर दुकान में तालाबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पिछले 1 महीने से भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसको लेकर भट्टा ग्राम के लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि भट्टा गांव में ग्रोसरी की दुकान में शराब कैसे बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि वो अपने गांव में किसी भी शराब की दुकान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हमें जानकारी मिली कि ये दुकान यहाँ पे खुल रही है तो मैंने एसडीएम साहब से बात करी। एसडीएम साहब को कहा कि बगल में ही हॉस्पिटल भी है और बगल में ही चुनावी मतदान केंद्र भी है और बगल में ही स्कूल भी है, कहीं ना कहीं ये नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो उन्होंने तुरंत दुकान को बंद करने के आदेश दिए हैं और ये एक जांच का विषय भी है कि भाई इनके पास जो एरिया लिखा हुआ है उसमें पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर का एरिया पूरा है और हमारी मांग ये है कि हमारा गांव यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, हमारे गांव के बच्चे यहाँ पे है और भट्टा फॉल जो पर्यटक स्थल है उसको जाने का कर्व यहाँ पे है। ना तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है जहाँ पे ये दुकान है और ना ही कोई ऐसी स्थिति है। तो हमारी फिलहाल दुकान बंद करने की है। अब ये प्रधान जी के द्वारा हमने ये दुकान बंद कर दी है, लेकिन मुझे प्रशासन
प्रशासन से ये कहना है कि वैसे तो हम जो छोटे मोटे घर बनाते हैं या थोड़ा रेस्टोरेंट बनाते हैं तो उसके लिए तो सारे विभाग खड़े हो जाते हैं, PWD आ जाती है, जंगल आ जाता, सभी ऑफिसर लोग वहाँ आ जाते हैं। लेकिन आज ये इतने सरेआम ये दारू का ठेका खुला हुआ है, उसके लिए कोई भी अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। और अब यहीं पर हमारे 50 मीटर दूरी पे हमारा यहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है, हमारे बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं। उन पे क्या असर पड़ेगा? सरकार ने खुद ये आदेश दिए हुए हैं कि 100 मीटर की दूरी पर स्कूल हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, उसके दायरे पे दुकान नहीं खुलेगी, फिर भी यहाँ पे दुकान खोली जा रही है। तो ये सारी कमी प्रशासन की मानती हूँ मैं। खबर रुड़की से है, जहां नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। दरअसल आपको बता दें 200 साल पुरानी मजार है, जिसके मुजाविर द्वारा स्थानीय लोगों के नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर मामले को लेकर विरोध जताया। जब दोनों तरफ से मामला गरमाने लगा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। भारत नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं यहाँ पर इमामत को अंजाम दे रहा हूँ। तो ये बस्ती वाले मुझे लेकर इस वजह से आए थे क्योंकि यहाँ पर जो इमाम थे वो चले गए थे 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन लेट हो गए थे वो। तो इन्होंने कहा कि इमाम साहब आने के नहीं, आप 2-3 दिन हमें नमाज़ पढ़ा दो यहाँ से। तो मैंने नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि मेरा और कुछ काम था। तो इन्होंने आके ये कहा कि ये तो मुर्तद हैं, ये काफिर, हम इनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते। यहाँ से ये पंगा शुरू हो गया। अब मामला क्या है? मामला है मस्जिद का। मस्जिद की से रसीदें भी निकली है, मैं तो जानता नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से ईद के बाद से जो नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, खासतौर पर ये बताइए की जा रही है, माहौल ख़राब किया जा रहा है यहाँ से। जो बस्ती वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वाले जो हैं सब यहीं के रहने वाले हैं, आप सबकी ID चेक कर सकते हैं। और वो जो तबका वो लेके आया है वो सारे बाहर गए हैं। कितने लोग हैं उसके साथ? वो तकरीबन 30 लोग होंगे, 30-40 लोग। माहौल ख़राब करने के लिए आए बस। वो इसका मसला कुछ नहीं है, सिर्फ हम ये नमाज़ पढ़ रहे थे, हम भी नमाज़ पढ़ रहे थे। अब जो इनके इमाम साहब जो थे पहले वो चले गए, रमज़ान में कलाम पाक पूरा होने के बाद वो घर चले गए, वो आए नहीं। उसके बाद दूसरे इमाम साहब आ गए। अब ये उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ रहे। हम उनके इमाम साहब जो पहले थे उनके पीछे भी नमाज़ पढ़े थे और इनके पीछे भी नमाज़ पढ़ रहे। ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं इमाम को लाएंगे। और जो इसका हिसाब किताब जो मस्जिद का और दरगाह का जो है था वो इसके अंडर में था सारा। आज तक के इसने किसी को कोई पैसा नहीं बतलाया, कितना आमदनी हो रही, कितना खर्च हो रहा। और सारा उसी वजह से ये फितना उठा रहा कि जो इसकी आमदनी थी, वो जो इसका जेब खर्चा आ रहा था वो बंद हो गया। अब उसी की वजह से पूरा प्रोटेस्ट कर रहा। खबर पौड़ी से है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत रामपुर में हो रहे रेलवे टनल के निर्माण के दौरान हो रही ब्लास्टिंग से आसपास के गांवों में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। पास के गांव रामपुर के प्राथमिक विद्यालय में भी इसका असर देखने को मिला। ब्लास्टिंग के चलते कभी भी स्कूल की छत से मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। बेटा हम तो बहुत परेशान हो यहाँ पर, बार मन करता है कि यहाँ छोड़ के वहाँ जाओ, वहाँ टनल में जाए, उनको बोलेंगे पर ये आओ, यहाँ सो के देखो, ये कमरे में एक बार यहाँ सो के देखना तो पता चलेगा कि कैसा रह रहे हैं लोग। हमें कितनी परेशान हो रहे हैं हम ही जानते हैं ना। रात को हमको बाहर भागना पड़ता है, पुल है वहां पर, पुल पर चले जाते हैं हम। इतनी परेशानी होती है हमको यहाँ पर है। रात को मकान हमारा देखो तुम बिल्कुल खत्म है, मकान में हमारा कोई वो नहीं है, मतलब मजबूती नहीं है, मजबूती उसकी खत्म हो गई है। अब कहाँ जाए हम, कहाँ हमारा कोई ठिकाना है नहीं बेटा, कहाँ जाए हम। कई बार किया, कोई सुनता, जूसी सुनता नहीं है। जूसी हमको बातों में हमको टला देता है, जूसी सुनता नहीं हमारी बात। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जंगलों में लगी आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। अपर वन प्रमुख संरक्षक नारेश कुमार टिहरी पहुंचे और वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिहरी जिले में जंगलों को आग से बचाने के लिए 50 से ज्यादा क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। वहीं उन्होंने जनता से की जंगलों में जो आग लगी है उसको बुझाने में उनका सहयोग करने के लिए उन्होंने अपील किया। अग्नि की घटनाएं, जो अग्निकाल चल रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों ने इसमें हमारे क्रू स्टेशन स्थापित किए हुए हैं, जहाँ पे हमारा क्रू रहता है। जैसी घटना की सूचना मिली क्रू मूव करता है
दूसरा क्या है कि रेगुलरली आपने देखा हमारे पास ये ब्लोअर भी चलते हैं, सड़कों के किनारे जो पिरूल इकट्ठा है उनको भी ये ब्लोअर से साफ़ कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो है इनको ये मना किया हुआ है कि सड़कों के किनारे जो इकट्ठा करके पिरूल को नीचे डाल दे गड्ढों में या कहीं पे जलाए ना उसको। दूसरा कि प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए इस चीज़ का कि जो वन अग्नि घटना करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग ने वन विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है, जिस पर लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर वन विभाग मुस्तैद है। आज उत्तराखंड वन विभाग के गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने इंदिरा नगर में लीसा डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देकर डिपो की 24 घंटे निगरानी करने के आदेश दिए। नहीं, फायर सीजन हमारा ऑन है और काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हमारा लीसा डिपो जो है एक बहुत ही संवेदनशील जो है एरिया है, तो इसका निरीक्षण किया तो इसमें खामियां तो कोई नहीं पाई, बट साफ़ सफाई के लिए इनको बताया कि भाई कहीं पे जो है ऐसा फ्यूल लोड जो है यहाँ पे इकट्ठा ना होने दे। बाकी इनको जो हम लोगों ने बता रखा है कि ड्रिल्स अपनी जो है करते रहें। पानी का छिड़काव दिन में जब टेम्परेचर राइज होता है तो 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास ये पानी का भी छिड़काव करते हैं। फायर वॉचर्स मैंने और कहा है इनको कि बढ़ाएं यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटे पूरी निगरानी इसकी रखी जानी है। और जैसा कि आज आपने देखा तो सारे सिस्टम भी हमारे काम कर रहे हैं फायर के लिए, जो पानी का छिड़काव करने वाले, और अभी फायर वाले जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ हाइड्रेंट जो है फिल कराने, वो भी डीएफओ ने अभी शायद लगता है 1-2 दिन में फिल करके वो पूरा रख लेना। खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार बढ़ता तापमान श्रद्धालुओं के साथ साथ वन विभाग के लिए भी चुनौती बन गया है। कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन के साथ गर्मियों के दौरान जंगलों में लगने वाली आग वन विभाग को सताने लगी, जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वर्तमान में जो है तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और वन अग्नि काल जो है वो लगा हुआ है। तो इसी संबंध में हमारी ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को और वन मुख्यालय की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। खास तौर से ऐसी जितनी भी जगह है जहाँ टूरिस्टों का आवागमन बना रहता है, वन क्षेत्र के निकट है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की वन अग्नि की दुर्घटना ना हो और कोई वन्यजीव की उससे भी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी फील्ड स्टाफ जो है वो अलर्ट पे है। और चारधाम यात्रा के दौरान भी जितने भी ऐसे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सभी हमारी टीम जो है वो निरंतर गश्त और उस पर अलर्ट। तो वहीं जंगलों की आग में बेहद काबू पाने की बेहद जरूरी हो गई है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए वनाग्नि की समस्या को रोकना बेहद जरूरी है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। जंगल की आग लगातार समस्या बनती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा 1 हफ्ते में शुरू होने वाली है और ऐसे में अल्मोड़ा से एक दुखद खबर आई है। वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है वन अग्नि से और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। ऐसे में चारधाम की जो यात्रा रहने वाली है उसे सुरक्षित बनाने के लिए वन अग्नि पर कंट्रोल पाने की काफ़ी ज़रूरत है और इसके लिए लगातार जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग को और भी जो विकल्प है उनकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ तो 43 घटनाएं दोबारा देखने को मिली, जिसमें से करीब 60 से अधिक जो हेक्टेयर जंगल है वो जलकर राख हो गया है। अभी प्रदेश भर की मैं बात करूँ 1000 हेक्टेयर से अधिक जो जंगल जलकर अब तक राख हो चुका है और वहीं पर 800 से अधिक की घटनाएं लगातार प्रदेश भर में देखने को मिली है। फायर सीजन अभी शुरू हुआ है। फायर सीजन के अंतिम में अगर आप बात करें तो मई और जून महीने में अत्यधिक धूप पड़ सकती है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 8 जो मई है उसके बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे जो वन अग्नि की जो घटना है वो कम हो सकती है। लेकिन जो आंकड़ा है 24 घंटे का वो लगातार 40 के पार देखने को मिल रहा है घटनाओं का। ऐसे में समस्या बनी हुई है। वन विभाग लगातार ये चाह रहा है कि जो रिस्पांस टाइम है वो कम हो सके और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वन अग्नि की जो
समस्या है जो साल भर सर आती है उसे बंद कर दिया जाए। अब देखना होगा जो वन विभाग के प्रयास चल रहे हैं और साथ साथ जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई है कि 8 मई के बाद जो मौसम है वो बदलेगा, बारिश होगी और इससे कहीं ना कहीं वन अग्नि को शांति मिलेगी या फिर कहा जा सकता है वन अग्नि समाप्त होगी। अब देखना होगा कितना ये कारगर साबित होता है और साथ साथ वन विभाग किस प्रिपरेशन के साथ आने वाले समय के लिए प्रिपेयर होता हुआ नजर आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सुनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मद्देनजर अब उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है, जहां एक और खुफिया तंत्र को मुस्तैद किया गया। मुख्य शिक्षण संस्थाओं को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने यह कहा कि धमकी वाले मैसेज दिल्ली में दिए गए हैं, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही निरीक्षण और शिक्षण संस्थानों की भी निगरानी की जा रही है और ऐसे शिक्षण संस्था जहां पर बच्चे ज्यादा संख्या में पढ़ते हैं उन पर खास निगरानी रखने को कहा गया है। उत्तराखंड के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है इस तरह के, लेकिन चूंकि दिल्ली में इस तरह की एक ईमेल के माध्यम से थ्रेटनिंग मैसेज आए थे, तो उसको देखते हुए हमने तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया था। हमारी तरफ से निर्देशित किया गया था जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ बच्चे जाते हैं, तो उन पर विशेष निगरानी करने के लिए पुलिस को बताया गया है, स्थानीय पुलिस को, और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। फिलहाल तापमान सामान्य है, लेकिन इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो वहीं उन्होंने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके तहत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में इस बीच हल्की बारिश की भी संभावना है। देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें, 7 तक भी जो है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें, 6 तारीख तक जो है तो हायर रीचेज में ही ज़्यादा इसकी संभावना है। तो और जगह जो एक्टिविटी है वो करीब करीब मौसम अभी ड्राई रहने वाला है। अभी तापमान की बात करें इस समय, तो तापमान हमारे बिल्कुल सामान्य पे है, चाहे आप मैदानी क्षेत्रों में बात करें या इसी तरह हिल्स में भी बात करें। हालांकि समर सीजन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं इस समय, लेकिन अगर सामान्य से उनका कंपेयर करें सामान्य तापमान से, तो सामान्य के आसपास है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है चाहे वो हिल्स की बात करें, तो दोनों अधिकतम भी और न्यूनतम तापमान भी, बल्कि कहीं कहीं थोड़े कम भी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर राज्य सरकार ने एसओपी जारी किए, जिसको लेकर दून अस्पताल ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। इसको लेकर उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड आधारित किए गए हैं। अभी तक 1 मरीज डेंगू का है, जिसका पहले से इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 मरीज चिकनगुनिया के हैं, जिसमें से 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। धनंजय डोभाल ने आगे कहा कि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन किया जा रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है। जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में, और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है, वो भी पुराना, वो एलाइजा कन्फर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को लेकर के, उन सभी का पालन हमारे अस्पताल में किया जा रहा है। चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग है, इस तरह का, ये सारा हमने व्यवस्था कर दी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास आउट चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है।
जी हाँ, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है MBBS स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो PG पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना तो वहीं देहरादून के श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के वार्षिक फेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें सुनीति चौहान की हाई वोल्टेज प्रस्तुति ने समा बांध कर रख दिया। बॉलीवुड की बेहतरीन और सुप्रसिद्ध गायिका सुनीति चौहान ने अपनी जोरदार प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेह राणा को विश्वविद्यालय ने सम्मानित तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।